हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आनंद और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो अमेरिका में रहने वाली एक 12 साल की लड़की के मर्डर की है। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, ये सब आज भी रहस्य है। मगर इस मर्डर के बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीबोगरीब था, जो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक शहर पड़ता है रॉक हिल नाम का, जहां एक छोटा सा परिवार 407 रिच स्ट्रीट में रहा करता था। इस परिवार में कुल 5 लोग थे। बिली वेन कोप, उसकी पत्नी मैरी सू, उनकी बेटी अमेंडा, उसकी छोटी बहन जेसिका और इनकी सबसे छोटी बेटी कायला। ये 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। अमेंडा इन तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी और सभी की चहेती भी। 12 साल की अमेंडा पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी, साथ ही उसे म्यूज़िक का भी बहुत शौक था और वो अपने स्कूल ग्रुप में बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती थी, जिसकी वजह से वहाँ के सभी टीचर उसे पसंद करते थे। ये परिवार हाल ही में रिच स्ट्रीट में शिफ्ट हुआ था। बिली कोप दिन में पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था, वहीं उसकी पत्नी मैरी सू नाइट शिफ्ट में फुल टाइम पास की ही एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करती थी। जिसका मतलब ये था कि घर पर इन तीनों लड़कियों के साथ हमेशा कोई ना कोई जरूर रहता था। ये परिवार एक गरीब परिवार था, या यूं कहें कि ये काफी गरीब थे। बिली और उसकी पत्नी मैरी सू दोनों के काम करने के बावजूद भी घर की मामूली जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि ये लोग अपने रात के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाते थे। बिली और उसकी सबसे बड़ी बेटी अमेंडा, ये दोनों ही काफ़ी रिलीजियस थे। दोनों अक्सर चर्च जाते थे, वहाँ प्रेयर करते थे और चर्च में होने वाले लगभग हर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। बिली अक्सर अपनी बेटियों को बाइबल में लिखी चीज़ों के बारे में बताता था, जिसकी वजह से अमेंडा ने वहाँ के चर्च में होने वाले बाइबल क्विज गेम्स में कई मेडल भी जीते थे। अब चूंकि बिली की वाइफ मैरी सू नाइट शिफ्ट में काम करती थी, तो सुबह इन बच्चों को स्कूल के लिए उठाना, इन्हें तैयार करना और फिर इन्हें स्कूल छोड़ने जाना, ये सारा काम बिली खुद करता था। और इन बच्चों को स्कूल के लिए देर न हो जाए, इसीलिए वो हर रोज़ अपनी घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोता था, ताकि सुबह वो टाइम पर उठ सके। 29 नवंबर 2001 हर रोज़ की तरह सुबह 6 बजे बिली की घड़ी का अलार्म बजता है। बिली की आँख खुलती है और वो अपने चेहरे से सिर पर मास्क उतारता है। अच्छा हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिली को एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी थी। इसमें होता यह है कि पेशेंट को सोते समय सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए बिली जब सोता था तो वो अपने चेहरे पर एक सीपैप मास्क लगा लेता था, जिससे वो सोते समय लगातार सांस ले पाता था। तो 29 नवंबर 2001 की सुबह 6 बजे बिली की घड़ी का अलार्म बजता है और उसकी आँख खुलती है। वो उठता है, चेहरे से अपना मास्क हटाता है और अपनी तीनों बेटियों को जगाने के लिए उनके कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। उसकी बेटी जेसिका और कायला दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोती थी, जबकि अमेंडा का एक अलग कमरा था। तो बिली उठता है और सीधे अमेंडा के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। वो अमेंडा को उठाने के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे आवाज़ लगाता है, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाता है और उसे आवाज़ लगाता है, मगर अंदर से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद बिली जेसिका और कायला के रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो जेसिका और कायला को जगाता है और फिर से अमेंडा को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ वापस जाता है। अब ये कई बार हो चुका था। बिली कई बार अमेंडा के कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था और उसे आवाज़ भी दे चुका था, लेकिन अंदर से अमेंडा ने ना ही दरवाज़ा खोला और ना ही अंदर से उसकी कोई आवाज़ आई। अब बिली थोड़ा परेशान हो जाता है और वो खुद उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो अपना कंधा उस दरवाजे पर मारकर उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से दरवाजे पर एक लात मारता है और तब जाकर वो दरवाज़ा खुलता है और बिली कमरे के अंदर जाता है। बिली जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी चीख निकल जाती है। वो देखता है कि अमेंडा अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, उसकी पैंट उसकी कमर से नीचे खिसकी हुई है और उसके गले में एक हरे रंग का चादर का टुकड़ा लिपटा हुआ है
और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ है। बिली की इस चीख को सुनकर दूसरे कमरे से जेसिका और कायला भी भाग कर वहां आती हैं और अमेंडा को इस हालत में देखकर रोने लगती हैं। बिली तुरंत अमेंडा के कपड़ों को ठीक करता है और उसे चेक करता है तो पता चलता है कि अमेंडा मर चुकी है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। इसके बाद बिली तुरंत 911 पर फोन करता है और पुलिस को सारी सिचुएशन बताता है। 911 पर कॉल करने के कुछ ही देर बाद वहां पर एक मेडिकल टीम आती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अमेंडा को मरे हुए कुछ घंटे हो चुके थे। इसके तुरंत बाद ही वहां पर पुलिस भी पहुंचती है और सीधे उस कमरे में जाती है जहां अमेंडा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस डेड बॉडी को देखती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद वो घर की छानबीन करना शुरू करती है। मगर यहाँ पर पुलिस के लिए एक दिक्कत थी। दरअसल पुलिस जब बिली के घर पहुंची तब बिली का घर इतना गंदा था कि पुलिस को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें ढूंढना क्या है और कहाँ ढूंढना है। पूरे घर में उनके गंदे कपड़े, घर का सारा सामान सब इधर उधर फैला हुआ था। कई दिनों के गंदे बर्तन सिंक में डूबे हुए थे। फ्रिज में सड़ा गला खाना पड़ा हुआ था जिसमें से कीड़े निकल रहे थे और घर में हर जगह कचरा पड़ा हुआ था। मतलब घर का कोई भी सामान अपनी सही जगह पर नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि ये किसी ने उसी दिन किया हो, बल्कि बिली का घर हमेशा ऐसा ही रहता था। तो घर इतना गंदा होने की वजह से पुलिस घर के अंदर कोई सबूत ढूंढ ही नहीं पाती, जिसके बाद वो घर की खिड़कियां और दरवाजे चेक करने लगती है ताकि पता लगाया जा सके कि जिसने भी ये किया है वो अंदर आया कहाँ से। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस रात घर में किसी ने भी कोई भी आवाज नहीं सुनी थी और जब पुलिस घर की खिड़कियां और दरवाजे चेक करती है तो उन्हें वहां से भी कोई भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिलते। जेसिका पुलिस को बताती है कि रात को सोने से पहले उसने और उसकी बहन अमेंडा दोनों ने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद किए थे, जिसका मतलब साफ साफ ये निकल रहा था कि अमेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो करने वाला शायद उस घर में पहले से ही मौजूद था या छिपा हुआ था। इस पूरे छानबीन के दौरान पुलिस को इस घर में जो सबसे अजीब चीज लगी और जिसने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था बिली का बिहेवियर, उसका बर्ताव। पुलिस जब बिली के घर पहुंची तब बिली अपने कंप्यूटर डेस्क पर बैठा हुआ था और पुलिस के मुताबिक वो बिल्कुल भी परेशान या घबराया हुआ नहीं लग रहा था, जबकि अगर किसी के घर में ऐसी कोई घटना होती है तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, मगर बिली के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिली के चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी या घबराहट नहीं थी। बिली पुलिस को बताता है कि अमेंडा को नींद में रोलिंग करने की आदत थी, मतलब वो सोते समय पूरा घूमकर करवट लेती थी और कहा था कि शायद इसी वजह से उसके गले में वो चादर का टुकड़ा फंस गया होगा और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। जबकि यहाँ पर पुलिस अमेंडा के शरीर पर चोटों के निशान साफ साफ देख रही थी। तो घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत ना मिलने पर और बिली कोप का इस तरह का बर्ताव देखकर पुलिस को बिली पे थोड़ा शक होता है, जिसके बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू करती है। पुलिस जब बिली की कुंडली खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि आज से 2 साल पहले बिली और उसकी पत्नी मैरी सू को अपने बच्चों का ख्याल ठीक से न रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन बच्चों की कस्टडी बिली और उसकी पत्नी मैरी सू से लेकर इन बच्चों को फॉस्टर केयर यानी बच्चों की देखभाल करने वाली एक संस्था में भेज दिया गया था और ये डिसाइड किया गया कि इन बच्चों की कस्टडी तब तक इन्हें नहीं दी जाएगी जब तक ये लोग इन बच्चों की देखभाल करने के लिए एक सूटेबल वातावरण नहीं बना लेते। इससे पहले इन बच्चों को एक ऐसे घर में रखा जा रहा था जहां उनके लिए एक बाथरूम तक नहीं था। घर के अंदर बाल्टियों में परिवार का मल मूत्र यानी ह्यूमन वेस्ट भरा रहता था। घर के चारों ओर गंदगी फैली रहती थी और घर में हर जगह सड़ा गला खाना पड़ा रहता था। इन बच्चों को वहां पर चूहों और कॉकरोचों के साथ रहना पड़ता था। हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी इन बच्चों के स्कूल बैग और इनकी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर से कॉकरोच निकलते थे। तो उन पुलिस ऑफिसर्स को जब बिली और उसके परिवार के बारे में ये सब पता चला तो वो ये तो समझ गए कि बिली और उसकी पत्नी मैरी सू अपने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखते थे, मगर अब भी उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि ये मर्डर किसने किया और कैसे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस एक बार फिर से बिली से पूछताछ करती है और अमेंडा की मौत से पहले उस रात घर में क्या क्या हुआ ये जानने की कोशिश करती है, जिसके बाद बिली पुलिस को उस रात की पूरी कहानी बताना शुरू करता है और वो कहानी कुछ इस तरह थी।
तो हुआ ये कि अमेंडा की मौत के एक रात पहले यानी 28 नवंबर 2001 की उस रात मैरी सू के काम पर जाने के बाद अमेंडा, जेसिका और कायला ये तीनों बच्चे अपना स्कूल होमवर्क करने लगते हैं, जिसमें बिली इन बच्चों का होमवर्क खत्म कराने में इनकी मदद करता है। अमेंडा और कायला तो अपना होमवर्क जल्दी ही खत्म कर लेती हैं, मगर बिली की दूसरी बेटी जेसिका वो अपना होमवर्क नहीं कर पाती क्योंकि उसे मैथ ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। अब तक रात के तकरीबन 9 बज चुके थे, तो अमेंडा ये डिसाइड करती है कि वो जेसिका का होमवर्क खत्म कराने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद बिली की सबसे छोटी बेटी कायला अपने कमरे में सोने चली जाती है और फिर बिली भी अपने रूम में चला जाता है। अमेंडा जेसिका को मैथ समझाती है और उसका होमवर्क कराती है और उसका होमवर्क कराते कराते रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं और दूसरा दिन लग जाता है। अब तारीख थी 29 नवंबर 2001। फाइनली रात के 1 बजे जेसिका का होमवर्क पूरा होता है। फिर घर की सारी लाइट्स बंद होती हैं और जेसिका अपनी छोटी बहन कायला के कमरे में सोने चली जाती है और फिर अमेंडा और बिली भी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक रात के 3 बजे बिली की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके घर की सारी लाइट्स जल रही हैं। उसने सोचा कि उसकी तीनों बेटियों में से कोई जाग रही होगी या फिर अमेंडा से ये लाइट्स खुली छूट गई होंगी। जिसके बाद बिली अपने बिस्तर से उठता है और चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि कायला और जेसिका दोनों अपने कमरे में सो रही हैं क्योंकि उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन बिली जब अमेंडा के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसके बाद बिली घर की सारी लाइट्स बंद करता है और फिर अपने कमरे में जाकर वापस सो जाता है। और फिर बिली एक सपना देखता है। वो देखता है कि रैप्चर हो रहा है। रैप्चर का मतलब होता है बादलों में उठा लिया जाना। ईसाई धर्म में ये माना जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो जीसस उन लोगों को आसमान में उठा लेंगे जो उनमें विश्वास रखते हैं, और फिर जो लोग धरती पर छूट जाएंगे उन्हें वो सज़ा देंगे। तो बिली सपने में देखता है कि रैप्चर हुआ है और उसकी पूरी फैमिली को आसमान में उठा लिया गया है, सिर्फ उसे छोड़कर। मगर तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है और उसकी नींद खुलती है। वो उठकर सीधा अमेंडा को जगाने के लिए जाता है। बिली उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे आवाज़ लगाता है, मगर अमेंडा दरवाज़ा नहीं खोलती। अब यहाँ पर बिली सोचता है कि रैप्चर सच में हुआ है और सिर्फ वो ही नीचे छूट गया है। इसके बाद वो तुरंत जेसिका और कायला के कमरे की तरफ भागता है और फिर उन्हें वहाँ सोता हुआ देखकर उसे ये यकीन होता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। इसके बाद बिली पुलिस को बताता है कि वो दोबारा अमेंडा को जगाने के लिए गया और फिर जब कई बार आवाज़ देने पर भी अमेंडा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने ज़ोर से एक लात मारकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसके कमरे के अंदर गया। और फिर आगे अंदर उसने क्या देखा और फिर क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। पुलिस बिली का ये बयान ले ही रही होती है, उसी वक्त अमेंडा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि अमेंडा की मौत रात के तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के बीच हुई है और उसे एक हाथ से गला दबाकर मारा गया है। साथ ही उसमें यह भी पता चलता है कि उसे मारने के बाद उसका किसी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे कोई डंडा या किसी रॉड से उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया है। डॉक्टर्स को अमेंडा के शरीर पर किसी इंसान के काटने का निशान और उसकी पैंट पर किसी आदमी का सीमन भी मिलता है, जिसे आगे वो डीएनए टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ सामने आती है। बिली ने पुलिस को बताया था कि जब वो अमेंडा के कमरे में गया तब उसके गले में एक चादर का टुकड़ा काफ़ी टाइट तरीके से लिपटा हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम में उन्हें अमेंडा के गले में किसी भी तरह के कपड़े के लिपटे होने का कोई भी निशान नहीं मिलता। इस चीज से पुलिस का शक बिली पर और बढ़ जाता है, जिसके बाद पुलिस बिली को उसी रात यानी 29 नवंबर 2001 की रात 11 बजे उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करती है। इस पूछताछ के दौरान बिली बार बार एक ही चीज दोहराता है कि अमेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बिली कुछ तो छिपा रहा है, क्योंकि घर में कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी और जिस रात अमेंडा का मर्डर हुआ उस रात बिली ही वो इकलौता आदमी था जो घर में मौजूद था। इसीलिए पुलिस शक के बिना पर उसी रात बिली को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ जारी रखती है। इस पूरे इंटेरोगेशन के दौरान बिली तकरीबन 650 बार खुद को बेगुनाह बताता है
और पुलिस से कई बार उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को कहता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सच बोल रहा है। अब बिली के बार बार कहने पर पुलिस उसकी ये बात मान जाती है और फिर उसे अगली सुबह मास जस्टिस सेंटर ले जाती है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर बिली से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और फिर उसके टेस्ट का रिजल्ट आता है और उसके टेस्ट का रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। बिली इस टेस्ट में फेल हो गया था, यानी अब तक उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था और अमेंडा का मर्डर और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब करने वाला बिली ही था। उस टेस्ट में फेल होने के बाद बिली पहली बार अपना गुनाह कबूल करता है और फिर असल में उस रात क्या हुआ वो पूरी कहानी बताता है और वो कहानी कुछ इस तरह थी। 28 नवंबर 2001 की उस रात मैरी सू के काम पर जाने के बाद बिली अपनी तीनों बेटियों का होमवर्क कराता है। उसकी बेटी कायला और अमेंडा तो अपना होमवर्क जल्दी ही खत्म कर लेती हैं, मगर जेसिका नहीं कर पाती। तब अमेंडा बिली से कहती है कि वो जेसिका का होमवर्क पूरा करने में उसकी मदद करेगी और बिली भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। इसके बाद कायला अपने कमरे में सोने चली जाती है और फिर बिली भी अपने रूम में चला जाता है और अमेंडा जेसिका को उसका होमवर्क कराने लगती है। जेसिका का होमवर्क रात के करीब 1 बजे खत्म होता है और फिर वो भी कायला के कमरे में सोने चली जाती है और इसी के साथ अमेंडा और बिली भी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक रात के 3 बजे बिली की आंख खुलती है और वो बाथरूम जाने के लिए अपने बिस्तर से उठता है। बिली बाथरूम जाता है और वहाँ से वो सीधा अमेंडा के कमरे में घुसता है और अंदर मास्टरबेट करने लगता है। बिली मास्टरबेट कर ही रहा होता है, इसी बीच अमेंडा की आंख खुल जाती है और वो बिली को ऐसा करते देख लेती है, जिसके बाद बिली उसके ऊपर हमला कर देता है। बिली ने जैसे ही देखा कि अमेंडा उसे देख चुकी है, वो तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया और उसके सिर पर मुक्के मारने लगा। फिर उसने पास में ही पड़ा एक वीडियो गेम उठाया और उसे अमेंडा के सिर पर मारने लगा। अमेंडा अब बेसुध सी हो गई थी, मगर बिली यहाँ पर भी नहीं रुका। अमेंडा के सिर पर कई वार करने के बाद उसने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू किया और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें चलना बंद नहीं हो गईं। इसके बाद उसने उसी कमरे में पड़ी एक चादर उठाई और उसे अमेंडा के गले में लपेटने लगा ताकि देखने में ये लगे कि सोते समय वो चादर उसके गले में लिपट गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद बिली उसी कमरे में पड़ी एक झाड़ू उठाता है और उसके हैंडल से अमेंडा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और इसके बाद वो अमेंडा को उसी कमरे में छोड़कर बड़े ही आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अपना गुनाह कबूल करने के बाद बिली अपने कन्फेशन लेटर पर साइन करता है, पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता है और इसके बाद उसे यॉर्क काउंटी जेल में डाल दिया जाता है। इस कन्फेशन के 2 दिन बाद ही बिली पुलिस को एक एक करके 3 और अलग अलग तरह के कन्फेशन देता है, जिसमें से एक तो पुलिस वीडियो टेप के रूप में रिकॉर्ड करती है, जिसमें बिली पुलिस को बताता है कि कैसे उसने अमेंडा पर हमला किया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया। इस वीडियो टेप और बिली के बाकी के कबूलनामों को देखकर सभी को ये यकीन हो गया कि अमेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिली ने ही किया है और वो ही उसका कातिल है। मगर अभी इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी थे। जेल में जब बिली के वकील फिलबेटी उससे मिलने जाते हैं तो बिली उनके सामने खुद को बेगुनाह बताने लगता है और कहता है कि उसने अमेंडा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो निर्दोष है। अब इस केस में लगभग 1 साल बीत जाता है और इस दौरान बिली जेल में ही था। तभी बिली के वकील फिलबेटी को इस केस में एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि अमेंडा की बॉडी पर जिस आदमी का सीमन और सलाइवा मिला था उसका डीएनए बिली के डीएनए से मैच ही नहीं करता, यानी वो डीएनए बिली का था ही नहीं। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि जो ऑफिसर्स बिली से पूछताछ कर रहे थे उन्हें ये बात अमेंडा की मौत के कुछ हफ्तों बाद ही पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सभी से छिपा कर रखी। फिलबेटी जब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अमेंडा की बॉडी पर जो डीएनए मिला था वो किसका था, तब एक आदमी का नाम सामने आता है, जेम्स सैंडर्स, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन था जिसे अमेंडा की मौत के 11 महीने बाद चोरी करने और औरतों के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और जब उसका डीएनए टेस्ट करा गया तो वो अमेंडा की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच कर गया। फिलबेटी जब जेम्स सैंडर्स के बारे में और जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें बहुत ही चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उन्हें पता चलता है कि जेम्स सैंडर्स एक मंझा हुआ अपराधी था
उस पर चोरी, डकैती, मारपीट और बलात्कार जैसे कई मामले दर्ज थे। 42 साल का सैंडर्स अपनी पूरी जिंदगी बाहर आज़ाद घूमने से ज़्यादा जेल में रहा था और जब अमेंडा का मर्डर हुआ उससे 6 हफ्ते पहले ही उसे पैरोल पर छोड़ा गया था और वो बिली के घर से मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पर रहता था। सैंडर्स के बारे में और गहराई से छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि अमेंडा की मौत के 2 हफ्ते बाद बिली के घर से लगभग 1 मील की दूरी पर एक 60 साल की बूढ़ी महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट और बलात्कार किया गया था और वहां पर भी पुलिस को सैंडर्स का डीएनए मिला था और ये उस समय कोई इकलौती घटना नहीं थी। इसके 3 दिन बाद ही बिली के घर से लगभग 4 मील की दूरी पर सैंडर्स ने रात में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और इसके 2 दिन बाद ही उसने एक 20 साल की लड़की और इसके 4 हफ्ते बाद उसने एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मगर इन लड़कियों ने बहादुरी से उसका सामना किया और खुद को उससे बचा लिया। इन सभी हमलों में बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो बिली के केस से मैच करती थी, जैसे ये सभी हमले सैंडर्स ने लोगों के घरों में घुसकर रात के वक्त अकेले किए थे और इन सभी हमलों के वक्त उन सभी के घरों में किसी ने भी कोई भी आवाज नहीं सुनी थी और ना ही इन घरों में पुलिस को कोई भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत मिले थे, जिसका मतलब ये था कि सैंडर्स लोगों के घरों में घुसने में माहिर था। अब बिली और उसके वकील के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि अमेंडा की बॉडी पर मिले डीएनए का किसी और से मैच खाना इस चीज की ओर इशारा कर रहा था कि शायद बिली वो इंसान नहीं है जिसने अमेंडा का मर्डर किया है, बल्कि वो इंसान कोई और ही है। यही बात फिलबेटी जब उन पुलिस ऑफिसर्स को बताने जाते हैं तो पुलिस ये मानने की बजाय कि शायद बिली वो कातिल नहीं है, कोई और है, पुलिस पूरी कहानी ही बदल देती है और यहाँ से एक नई कहानी बनाती है। पुलिस ने कहा कि अमेंडा का मर्डर जेम्स सैंडर्स और बिली कोप दोनों ने मिलकर किया है। क्योंकि घर में कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी तो बिली ने सैंडर्स को अपने घर में आने दिया और फिर दोनों ने मिलकर अमेंडा का मर्डर किया और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। पुलिस के पास इस चीज को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था कि बिली और सैंडर्स एक दूसरे को जानते थे या वो पहले कभी मिले भी थे, मगर फिर भी पुलिस ने ये थ्योरी बनाई और इसी को सच मानने लगी। फिलबेटी जब इस केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने अमेंडा की मौत के 1 महीने बाद उसकी मां मैरी सू को जबरदस्ती डरा धमकाकर जेल में भेजा था बिली से एक और कन्फेशन लेने के लिए। यहाँ पर पुलिस ने मैरी सू को ये बताया था कि अमेंडा की बॉडी पर जो डीएनए मिला है वो बिली के डीएनए से मैच होता है, जबकि यहाँ पर पुलिस ये अच्छे से जानती थी कि वो डीएनए बिली का नहीं है। साथ ही पुलिस ने मैरी सू को ये धमकी भी दी कि अगर वो बिली से एक और कन्फेशन नहीं निकलवाएगी तो उसके बच्चों को उससे छीन लिया जाएगा और फिर उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने मैरी सू को एक टेप रिकॉर्डर के साथ जेल में भेजा बिली से एक और कन्फेशन लेने के लिए, मगर पुलिस का ये प्लान फेल हो गया क्योंकि बिली ने मैरी सू के सामने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने अमेंडा का मर्डर किया है। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अजीब थी क्योंकि पुलिस के पास बिली के 4 कबूलनामे पहले से थे, जिसमें से एक तो वीडियो टेप के रूप में था जिसमें उसने डिटेल में बताया था कि उसने अमेंडा को कैसे मारा। तो अब एक सवाल आता है कि पुलिस को बिली का 5वां कबूलनामा लेने की क्या जरूरत पड़ी, और यही सवाल बिली के वकील फिलबेटी के दिमाग में भी आता है, जिसके बाद वो बिली के सारे कबूलनामों को ध्यान से स्टडी करना शुरू करते हैं। बिली ने अपने एक कबूलनामे में बताया था कि अमेंडा का मर्डर करने के बाद उसने उसे एक झाड़ू के डंडे से सेक्सुअली असॉल्ट किया था, लेकिन जांच करने पर उन्हें बिली के घर में मौजूद किसी भी झाड़ू या किसी भी डंडे पर उन्हें किसी का भी डीएनए नहीं मिला था। बिली ने अपने वीडियो टेप वाले कन्फेशन में बताया था कि उसने अमेंडा की पीठ पर चढ़कर उस पर हमला किया था और फिर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि अमेंडा का गला पीछे से नहीं बल्कि सामने से दबाया गया था, और वो भी दोनों हाथों से नहीं, सिर्फ एक हाथ से। पुलिस जब बिली को उसके घर पर री इनैक्टमेंट यानी उस क्राइम सीन को दोबारा दोहराने के लिए लेकर गई, तब वहां पर एक बहुत ही अजीब सी चीज हुआ ये कि उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक ने बिली के घर के पीछे का दरवाजा बिना किसी चाबी के बड़े ही आराम से खोलकर बंद कर दिया, जिसका मतलब ये था कि बिली के घर के दरवाजों को बिना किसी चाबी के भी आराम से खोला जा सकता था, मगर पुलिस ने इन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिलबेटी ने जब बिली के कबूलनामों को ध्यान से पढ़ा
तो उन्हें पता चला कि बिली का एक भी कबूलनामा इस क्राइम में मिले एविडेंस से मैच ही नहीं करता। साथ ही उसके किसी भी कन्फेशन में जेम्स सैंडर्स या किसी दूसरे इंसान का कोई जिक्र तक नहीं था। और यहाँ पर बिली के वकील फिलबेटी को ये समझ में आता है कि क्यों पुलिस को बिली का 5वां कबूलनामा लेने की जरूरत पड़ी। दरअसल पुलिस को जब ये पता चला कि अमेंडा की बॉडी पर मिला डीएनए उसका नहीं बल्कि किसी और का है, तो बिली के पहले के सारे कबूलनामे झूठे साबित हो गए। इसीलिए पुलिस ने मैरी सू को डरा धमकाकर बिली से एक नया कन्फेशन लेने के लिए कहा। इन सारी चीजों को देखने के बाद फिलबेटी को ये यकीन हो जाता है कि बिली निर्दोष है और उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। अब ये केस यहाँ से धीरे धीरे पलटता जा रहा था और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, इस केस में नए नए खुलासे हो रहे थे। बिली को जिस रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके अगले ही दिन उसे कोर्ट की तरफ से एक वकील दिया गया था ताकि उससे जबरदस्ती कोई कन्फेशन ना लिया जा सके। लेकिन जब वो वकील बिली से मिलने उस पुलिस स्टेशन में पहुंचा, तो वहां उन पुलिस ऑफिसर्स ने उसे बिली से मिलने ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बिली से एक लेटर पर साइन करवाया और उस लेटर को उस वकील को जाकर दे दिया, जिसमें लिखा था कि मैं बिली को अपने वकील से मिलना नहीं चाहता। उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस वकील को बिली से तब तक नहीं मिलने दिया जब तक इन लोगों ने बिली से वो चारों कबूलनामे नहीं ले लिए। जब बाद में बिली से ये पूछा गया कि तुमने उस लेटर पर साइन क्यों किया था, तब पता चलता है कि उन ऑफिसर्स ने उससे वो लेटर जबरदस्ती साइन करवाया था, ये कहकर कि अगर तुम इस लेटर पर साइन नहीं करोगे तो तुम्हें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज क्लियर हो रही थी कि शायद बिली इस केस का मुख्य अपराधी नहीं है, या शायद वो अपराधी ही नहीं है बल्कि उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। और ये चीज बिली के वकील फिलबेटी अच्छी तरह से समझ गए थे। मगर अब भी उनके सामने दो सबसे बड़े सवाल थे। पहला ये कि अगर बिली निर्दोष था तो वो उस लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल क्यों हुआ, और दूसरा ये कि अगर उसने अमेंडा का मर्डर नहीं किया तो उसने उसके मर्डर की बात क्यों कबूली। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए फिलबेटी एक फॉल्स कन्फेशन एक्सपर्ट साउल कासिन से मिलते हैं। साउल कासिन एक फॉल्स कन्फेशन एक्सपर्ट थे जिन्होंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए थे जिसमें लोगों ने उन गुनाहों को कबूल किया था जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। और जब वो बिली के केस और उसके सारे कबूलनामों को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो बताते हैं कि ये सारे कबूलनामे झूठे हैं और बिली पर कई तरह की इंटेरोगेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उससे ये कबूलनामे लिए गए हैं। आप सभी को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब पुलिस ने बिली को गिरफ्तार किया तब उसने तकरीबन 650 बार खुद को बेगुनाह बताया था और इस बात से इनकार किया था कि उसने अमेंडा का मर्डर किया है। साथ ही उसने खुद 5 बार लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की थी और जब वो उस टेस्ट में फेल हो गया उसके बाद ही उसने अपने सारे कबूलनामे दिए थे। मगर यहाँ पर भी बिली के साथ धोखा हुआ। दरअसल बिली उस लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर ये बताया गया कि वो उस टेस्ट में फेल हो गया है, जिसके बाद बिली ने खुद पर डाउट करना शुरू किया और फिर इंटेरोगेशन के दौरान उससे जितने भी सवाल पूछे गए थे उसने उन्हीं सवालों से मिलती जुलती कहानी बनानी शुरू की और फिर उसने अपना कन्फेशन देना शुरू किया। फिलबेटी की तरफ से अब ये केस काफी मजबूत हो गया था। एक फॉल्स कन्फेशन एक्सपर्ट जो इस चीज को साबित करता था कि बिली के सारे कबूलनामे झूठे हैं और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसमें बिली पास हुआ था, ये सारी चीजें उसकी बेगुनाही का सबूत दे रही थी। मगर तभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। फिलबेटी के पास एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बिली ने अपनी एक फैमिली फ्रेंड एमी सीमंस को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने फिर से अमेंडा को मारने की बात कबूली है। अब ये चीज फिलबेटी के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी क्योंकि एक तरफ जहां वो उसे बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ बिली ऐसे कबूलनामे दे रहा था। इस चीज से परेशान होकर फिलबेटी तुरंत जेल में बिली से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने वो लेटर क्यों लिखा। और यहाँ पर एक और चौंकाने वाली चीज होती है। फिलबेटी जब बिली से पूछते हैं कि तुमने ये लेटर क्यों लिखा, तब बिली उन्हें बताता है कि उसने ऐसा कोई भी लेटर नहीं लिखा है और ये लेटर उसका नहीं है। ये सुनने के बाद बिली के वकील पूरी तरह से हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत एमी सीमंस की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। एमी सीमंस के बारे में जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चलता है कि एमी पहले एक नर्सिंग होम में काम करती थी जहां से उसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने की वजह से निकाला गया था।
और जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चलता है कि एमी पर कुछ ड्रग्स लेने और कोर्ट के मामलों में दखल देने जैसे केसेस भी दर्ज हैं। साथ ही उस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है क्योंकि उसकी देखभाल में इंसुलिन के ओवरडोज से एक पेशेंट की मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम एमी सीमंस पर लगा था। फिलबेटी को जब एमी के बारे में ये सब पता चलता है तो वो तुरंत एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट मिकी डॉनसन के पास जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये लेटर सच में बिली ने लिखा है या किसी और ने। मिकी डॉनसन बिली के कुछ पुराने लेटर्स की हैंडराइटिंग को उस नए लेटर से कंपेयर करके उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि ये लेटर फेक है, यानी ये लेटर बिली ने नहीं लिखा है। साथ ही इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि इस लेटर को लिखने में जिस तरह के कागज़ का इस्तेमाल किया गया है उस तरह का कागज़ जेल में कैदियों को लेटर लिखने के लिए दिया ही नहीं जाता। अब इस केस की सुनवाई शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बाकी थे। इसी बीच जेम्स सैंडर्स भी कोर्ट को एक लेटर लिखता है और कोर्ट से पूछता है कि उसका मुकदमा बिली कोप के साथ क्यों चलाया जा रहा है, जबकि हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। मगर कोर्ट जेम्स सैंडर्स के इस लेटर को इग्नोर करती है और फिर 2004 में अमेंडा की मौत के 3 साल बाद इस केस की रोजाना सुनवाई शुरू करती है। बिली के वकील कोर्ट में उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कई सबूत पेश करते हैं। वो कोर्ट रूम में इस चीज को साबित करते हैं कि बिली का कोई भी कबूलनामा इस क्राइम में मिले एविडेंस से मैच नहीं करता और ना ही अमेंडा को किसी झाड़ू से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि घर में कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन एक लॉ एक्सपर्ट ने कोर्ट में ये साबित किया कि बिली के घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के बावजूद भी बाहर से सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की मदद से भी आसानी से खोला जा सकता था। कोर्ट में ये बात भी साबित हुई कि जो लेटर एमी सिमंस ने कोर्ट में पेश किया था उस तरह का कागज जेल में कैदियों को लेटर लिखने के लिए दिया ही नहीं जाता था और एमी सिमंस ने खुद बिली को फंसाने के लिए उस लेटर को लिखा था। साथ ही डॉक्टर चार्ल्स हुंड्स, जो कि एक पॉलीग्राफ एक्सपर्ट थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिली उस पॉलीग्राफ टेस्ट में भी पास हुआ था। मगर कोर्ट में जब साउल कासिन, जो कि एक फॉल्स कन्फेशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने जब इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहा कि बिली के सारे कबूलनामे झूठे हैं, तो कोर्ट में उनकी गवाही को बीच में ही रोक दिया गया और फिर बाद में इनकी गवाही को खारिज कर दिया गया। जेम्स सैंडर्स ने भी कोर्ट को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि वो बिली कोप को नहीं जानता, मगर कोर्ट में जेम्स सैंडर्स के इस लेटर को खारिज कर दिया गया और ना ही कोर्ट में उसके पिछले उन अपराधों के बारे में कुछ सुना गया जिसमें उसने लोगों के घरों में घुसकर चोरी और बलात्कार करने की कोशिश की थी, जिसमें उसने किसी भी घर में फोर्सफुली एंट्री का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। जब बिली के वकील ने जेम्स सैंडर्स के उन अपराधों के बारे में कोर्ट को बताना चाहा तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, ये कहकर कि इस मामले का उसके उन अपराधों से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में एक कैदी की गवाही भी खारिज कर दी गई जिसने जेम्स सैंडर्स को दूसरे कैदियों से ये कहते हुए सुना था कि कैसे उसने रॉक हिल में एक छोटी लड़की का बलात्कार करके उसे मार डाला। इस पूरे कोर्ट ट्रायल के दौरान सबसे हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि जेम्स सैंडर्स ने अपने बचाव में कोर्ट के अंदर एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही उसने अमेंडा का बलात्कार करने और उसका मर्डर करने की बात कबूली और ना ही इस चीज़ से इनकार किया। ये केस कोर्ट में 4 हफ्तों तक चलता है और फिर जेम्स सैंडर्स और बिली कोप दोनों को अमेंडा का बलात्कार करने, उसकी हत्या करने और उसकी हत्या की साजिश रचने के जुर्म में दोनों को बिना किसी पेरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, बावजूद इसके कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि बिली कोप ने जेम्स सैंडर्स के साथ मिलकर अमेंडा का बलात्कार और उसका मर्डर किया है। मगर फिर भी बिली को जेम्स सैंडर्स के साथ जोड़ा गया और उसका साथी बताकर उसे सजा दी गई। पुलिस ने इस मामले में अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं किया। जिस दिन अमेंडा का मर्डर हुआ उस दिन उसके कमरे के अंदर एक टॉर्च पड़ी हुई थी जो कि बिली के परिवार की नहीं थी। साथ ही उसके बेड पर मैरी सू का पर्स भी खुला पड़ा हुआ था जो कि इस केस में चोरी का एंगल देता था, मगर पुलिस ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। कोर्ट के इस फैसले का बाद में वहां के कई वकीलों ने विरोध भी किया और इस केस की सुनवाई दोबारा कराने की अपील भी की, मगर कोर्ट ने इस मामले के बारे में दोबारा कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। अमेंडा की मौत के 2 महीने बाद ही उसकी मां मैरी सू की भी मौत हो गई और फिर 9 फरवरी 2017 को बिली कोप ने भी जेल के अंदर अपना दम तोड़ दिया और इसी के साथ ये केस हमेशा के लिए खत्म हो गया।
बिली अपने आखिरी समय तक खुद को निर्दोष बताता रहा और इस उम्मीद में रहा कि कभी न कभी उसे और उसकी बेटी को सही न्याय मिलेगा। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या बिली को सच में निर्दोष था? क्या उसके साथ जो हुआ वो सही था? और सबसे ज़रूरी बात, क्या अमेंडा को न्याय मिला? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी कहानी बिली वेन कोप और उसकी 12 साल की बेटी अमेंडा की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिल सकें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक।